नमस्कार, आप देख रहे हैं आपण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भद्रराज देवता के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भद्रराज मंदिर में आयोजित मेले में भी प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भद्रराज मेले के लिए राजकीय मेले की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। देहरादून में धुधली डिगोली मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए इस वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत की जाएगी। भद्रराज मंदिर में पेयजल और विद्युत की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की विभिन्न मांगों का परीक्षण कर उचित समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पहले मेले मिलन के केंद्र होते थे। आज ज्ञान और विज्ञान की प्रगति से हर सुविधा आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमें अपनी पुरानी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना होगा। यहाँ पर आए हुए हमारे सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो मेला समिति का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मेला समिति ने यहाँ पर हम सभी लोगों को आने का अवसर प्रदान किया और भगवान भद्रराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और वैसे मैं मानता हूँ कि ऐसे स्थान जो होते हैं, ऐसे स्थानों में तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक कि वहां की आप सब लोगों के ऊपर भगवान भद्रराज की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए आप सब लोग यहाँ आए हैं। अन्यथा देखिए, ऐसे प्रांगण में जो भी आना चाहता है, अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो नहीं आएगा। उसके घर में कभी कोई काम पड़ जाएगा, कभी कोई परेशानी आ जाएगी, कहीं जाना पड़ जाएगा, कोई ना कोई बीच में विघ्न या बाधा आ जाएगी। और भगवान की इच्छा होगी तो देखिए, आप सब लोगों पर, आप ऐसा मान लीजिए, भगवान का पूरा पूरा आशीर्वाद है। भगवान आप सबकी मनोकामना, तो गणेश भगवान का नाम लेके ही सारे काम शुरू होते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं चलना है वहां। अच्छा, पहले मैं सोच रहा था कि ये पता नहीं कौन सी विधानसभा में होगा, मैंने पूछा भी नहीं। अभी ये राजेश जी बता रहे थे, आप लोग बता रहे थे कि वैसे तो मसूरी विधानसभा में, लेकिन ये 4 विधानसभाओं को, धनोल्टी, विकासनगर, सहसपुर, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और ऐसे स्थान वास्तव में हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारा धर्म है, उन सबको एक तरह से और मजबूती करता है। हमारे मन में आस्था को और मजबूत करने के स्थान है, हमारी संस्कृति को और बढ़ाने का स्थान है। तभी तो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। और देश के अंदर जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, चाहे वो धर्म हो, संस्कृति हो, अध्यात्म हो, योग हो, विज्ञान हो, हर क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। देखिए, इसके को पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे देश योग मनाएंगे, योग दिवस मनाएंगे। यह भी मोदी जी के आने के कारण संभव हुआ है। अनेकों ऐसे कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आगे बढ़े, ऐसे स्थान हमारे, इन सभी स्थानों को हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सारे स्थान ठीक प्रकार से रहें, अच्छे उनका जो है विस्तार हो, विकास हो, सौंदर्यीकरण हो, और वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मूलभूत सुविधाएं वहां पर पहुंचे। अभी हमने टिहरी और धनोल्टी विधानसभा में, वहां पर मां सुरकुंडा के प्रांगण में एक रोपवे की योजना प्रारंभ की है। पहले वहां जाने के लिए 1.5 से 2 घंटा लग जाता था, और जो बुजुर्ग होते थे, जो चल नहीं पाते थे, उनके लिए मां सुरकुंडा का दर्शन करना बड़ा कठिन हो जाता था। उनकी यात्रा बहुत कठिन हो जाती थी।
जनता की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब उत्तराखंड शासन के अधिकारी हर सोमवार को जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनका निस्तारण करेंगे। यही नहीं, निर्णय लिया गया है कि अब शासन में सोमवार को कोई मीटिंग नहीं होगी और बल्कि जनता दरबार लगाया जाएगा और जो भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आएगा उसका अधिकारी तय समय के भीतर निस्तारण करेंगे। अभी पिछले दिनों हमारे सभी सचिव उनके साथ सबके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें हमने कहा है कि एक दिन सचिवालय में हम 9 मीटिंग दें। सोमवार को डिसाइड हो गया कोई मीटिंग नहीं होगी, केवल लोगों से मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे, सामान्य जनता के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं पर सुनेंगे, चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने चिंतन शिविर के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने उनका पूरा सम्मान किया, कभी भी उनको नजरअंदाज नहीं किया। को बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने चिंतन शिविर के दौरान मीडिया से बात की। उन्होंने कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरा सम्मान सुनील जाखड़ को दिया, कभी भी उनको कांग्रेस द्वारा नजरअंदाज नहीं किया गया। तो आपको बता दें आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पर सुनील जाखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया है और सुनील जाखड़ ने कांग्रेस नेता के पद से आज इस्तीफा दे दिया है और पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। तो इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की जो प्रतिक्रिया है सामने आई है और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस ने उन्हें हमेशा पूरा सम्मान दिया और कभी भी उन्हें नजरअंदाज नहीं किया। तो ये प्रतिक्रिया जो है पूर्व सीएम हरीश रावत की सामने आई है। देखो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कही गई बात का हम कोई जवाब नहीं देते और अब भी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की बात हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रकार से उसको इग्नोर कर दिया था। अब उन्होंने इस समय क्या कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, उसको देखेंगे। मगर एक बात तथ्य है कि वो उपयोगी व्यक्ति थे, मगर पार्टी ने भी उनके उपयोग का सम्मान करते हुए उनको लीडर अपोजिशन बनाया, उनको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया और उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। ही वाज नेवर इग्नोर्ड बाय द पार्टी एंड विल नॉट बी। उत्तराखंड के कुमाऊं में डीआईजी के जनता दरबार उन्होंने लगाया, जहां डीआईजी कुमाऊं ने काशीपुर कोतवाली में पहुंचते हुए क्राइम से संबंधित शिकायतों को सुनने और उनके निस्तारण के लिए जनता दरबार लगाया, जहां मिली शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरणे बीती शाम काशीपुर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की अपराध से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के साथ साथ खाकी से संबंधित पेंडिंग शिकायतों को जाना और उन पर कार्रवाई और निस्तारण के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया। ये पीड़ित दरबार जो है इस तरह का लगाया गया है, ये प्रथम ही जो है इस बार डायरेक्टली जो जिनकी समस्याएं है, जो जिनके ऊपर जो पीड़ित है, जिनके विरुद्ध ऐसा जो विक्टिम है, जिनके साथ ऐसा क्राइम हुआ है, जो शरीर संबंधी अपराध होता है, मारपीट हुई है या जिनके यहाँ हत्या हुई है या जिनके साथ जो है गंभीर जो है वो 307 हुई है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला हुआ है या महिलाओं के अपराध है, महिलाओं का जो है वो छेड़खानी या कुछ इवन रेप की धारा, पॉक्सो की, तो ऐसे जो पीड़ित है जो कई बार जो है वो कई बार ऐसा भी होता है कि उनके साथ उनको कभी धमकाया जाता है या सेटलमेंट के लिए थ्रेट दी जाती है। तो ये दिखाने के लिए कि पुलिस उनके साथ है और उनकी जितनी भी जो भी समस्याएं हैं कि एफआईआर सही से हुई, नामजद की, गिरफ्तारी, चार्जशीट और अन्य कार्रवाई पुलिस सही से कर रही है या पुलिस के लिए उनके पास कोई कुछ समस्याएं है, तो ये मौके पर ही निस्तारण करके मौके पर ही उनकी सुनवाई हो रही है, ताकि आमने सामने जो है वही निस्तारण हो और जो मामले का वही हो। पूरे कुमाऊं मंडल में समस्त एसएसपीज को इसी तरह के पीड़ित दरबार लगाने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड परिवहन निगम के अल्मोड़ा डिपो की आधा दर्जन से अधिक बसें इन दिनों चारधाम यात्रा में लगाई गई हैं, जिस कारण अल्मोड़ा से कई रूटों पर चलने वाली सेवाएं बाधित हो रही हैं, जिससे यहां यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डिपो को राजस्व का
नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अल्मोड़ा डिपो के स्टेशन प्रभारी ने बताया कि अल्मोड़ा डिपो से दैनिक रूट पर चलने वाली करीब 7 बसें इन दिनों चारधाम यात्रा में लगाई गई हैं, जिससे अल्मोड़ा में विभिन्न मार्गों पर चलने वाली सेवाएं बाधित हो रही हैं। चारधाम यात्रा जो गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं उसमें परिप्रेक्ष्य में जो गाड़ियाँ हमारी दैनिक उसमें चलती थी शेड्यूल में, वो कटरमेंट हो रही हैं, जिससे परिवहन निगम अल्मोड़ा को आर्थिक हानि पहुँच रही है। और इन अगर ये चारधाम जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं, कुल 7 गाड़ियाँ, उनके परिप्रेक्ष्य में उन रूट में नहीं दूसरी गाड़ी दी जाए, जिससे रूट मार्ग संचालित हो सके और जिसे आय पर। चंपावत विधानसभा उपचुनाव 2022 पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन को जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रत्याशियों की उपस्थिति में जिला कार्यालय सभागार में संपन्न हुआ। रैंडमाइजेशन के उपरांत मतदान हेतु रिजर्व समेत 242 वैलेंट यूनिट और 242 कंट्रोल यूनिट और 280 वीवीपैट रहेंगी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्षता और लोकतंत्र की गरिमा के साथ संपन्न किए जा सके। आज ईवीएम वीवीपैट का हमने रैंडमाइजेशन किया है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट्स एंड सपा के स्वयं उम्मीदवार एवं निर्दलीय उम्मीदवार, तो चारों हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। और इसमें हमारे पास जो एफएलसी की मशीन्स थी 427 और 409 BU/CU और 377 वीवीपैट्स, और हमने 60 और 85% एक्स्ट्रा BU/CU और वीवीपैट रिस्पेक्टिवली दी हैं। और इसमें ताकि कोई कमी ना हो, कोई बूथ्स पे मशीन्स की कमी ना हो, और रैंडमाइजेशन सभी के पार्टीज़ के सामने किया गया है और उनको दिखा के समझाया भी गया है, और उनके सहमति से और उनके निष्पक्षता से, क्योंकि ये किया गया है और इसमें सभी मौजूद हैं। तो इसमें अभी उनको मशीन्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी गई है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसलिए रैंडमाइजेशन एक मेन प्रक्रिया होती है। भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर का नवा दीक्षांत समारोह आज धूमधाम से मनाया गया। समारोह में अंकुर तुलसयान को MBA में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक दिया गया। इसी तरह नेहा सक्सेना को MBA में हॉट में रजत पदक और वरुण भार्गव को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। MBA एनालिस्टिक में रोशन कुमार बिस्वाल और साक्षी पौदार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सलियाना ने कहा कि कोरोना काल में विश्व को आर्थिक नुकसान हुआ है। ये GDP ग्रोथ रेट पे इसका कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन अभी जो असेसमेंट देखा होगा आपने, IMF का भी आया है, वो जितने दूर मुझे याद है 8% के करीब है, अभी निकला है, और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगा फॉर एनी मेजर इकोनॉमी। चीन से तो कहीं ज़्यादा ही है, और अभी लॉकडाउन के बाद चीन की जो ग्रोथ रेट है कभी घट जाएगी, तो मेरे ख्याल से हमारा जो GDP ग्रोथ है उनसे काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर भी अगर ये अटकनें ऐसी नहीं रहती तो शायद इससे ज़्यादा ही GDP ग्रोथ रेट होता। आपने देखा होगा, फिर भी हमने जब इकोनॉमिक्स सर्वे का पब्लिकेशन किया था फरवरी के पहले हफ्ते में, तो समीक्षा में हम लोगों ने जो फोरकास्ट दिया था, तो अभी भी IMF का जो फोरकास्ट है उसी के इर्द गिर्द है। 8 से 8.5 के रेंज में हम लोग कहा था उस समय, अभी 8.2 है मेरे ख्याल से IMF का। तो देखते हैं, भाई हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसको भी हम लोग उस तरीके से देखेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि मोटा मोटा हमारी आर्थिक व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी है। फाइनेंशियल सिस्टम जो 2 साल भयंकर महामारी की वजह से जो उथल पुथल हुआ, उसके बावजूद हमारे बैंक मोटा मोटा साफ़ सुथरे हैं, उनका जो NPA रेशियो है घट गया है। देखिए, ज़्यादातर क्षेत्र अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे पर्यटन इत्यादि, उनमें अभी फिर से देखेंगे आप, ये जो प्रदेश है तो पर्यटन पे काफ़ी निर्भर करता है। आपको खुद ही दिख रहा होगा कि ये काफ़ी सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आ चुका है। तो अगर मैं कहूँगा कि इस
महंगाई दर के विषय के सिवाय ज़्यादातर जो आर्थिक जो हमारे आंकड़े हैं मोटा मोटा बहुत ही अच्छे सॉलिड ग्राउंड पे पॉजिटिव। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 17 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि जो 2 अन्य साथी थे पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि सैयद रियाज हुसैन की तहरीर पर वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रेम विश्वकर्मा ने कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और साइबर सेल की सहायता से एक खाता दर्ज किया था, जिनका रुड़की हरिद्वार के कर्नाटक बैंक में होना पाया गया है। बैंक से प्राप्त दस्तावेज और केवाईसी और गवाहों के बयान के आधार पर 3 व्यक्तियों का नाम सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। काफ़ी दिनों से कुछ लोग एक ऐप तैयार कर कुछ लोगों को लिंक भेज रहे थे और लिंक भेजने पर उन्हें बताया जा रहा था कि $1 पाने के लिए $10 लगाने होंगे, जिनके द्वारा उनके द्वारा लिंक भेजा जा रहा था। लिंक पर उनके द्वारा आईडी जनरेट किए जा रहे। आईडी जनरेट करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति $10 प्रतिदिन भेज रहा था और उसे $1 प्रतिदिन वापस आ रहा था। जैसे जैसे ये रकम डालते चले गए, कुछ इसमें काफ़ी सारे लोग जुड़ गए। जुड़ने के उपरांत जब इनके द्वारा 10 से 15 लाख रुपए जमा कर दिए गए, उसके बाद वो ऐप बंद कर दिया और पैसे लौटाने बंद कर दिए। जिसके बाद रियाज हुसैन द्वारा एक थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत कराने के उपरांत हमारे द्वारा पतारासी सुरागरसी करने और साक्ष्य संकलन करने के उपरांत परवेज निवासी रजौरी जम्मू कश्मीर को गिरफ्तार किया गया। इसके 2 अन्य साथी भी हैं जो इनके द्वारा ठगी में शामिल हैं। खटीमा पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक ओर पुलिस द्वारा लगातार अवैध मिट्टी खनन कारोबारियों पर लगाम लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध मिट्टी खनन कारोबारी प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर बेखौफ अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। वहीं रात के अंधेरे का फायदा उठाकर खटीमा में अवैध खनन कारोबारियों का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं खटीमा कोतवाली पुलिस को बीती रात बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करके अवैध मिट्टी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। पूरे आदेश हैं कि अवैध मिट्टी हो या अवैध इस प्रकार का कोई भी खनन अगर किया जा रहा है तो उस पर अभियान चलाया जाए। तो कल हमने खटीमा पुलिस के साथ में रात के समय में एक अभियान चलाया, जिसमें अवैध प्रकार की मिट्टी लाई हुई 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। और ये कार्रवाई लगातार चलती जाएगी कि इसमें जो है ये टैक्स से चोरी कर रहे हैं, तो अगर जो परमिशन पर चलती है तो परमिशन लेकर के चलें तो ठीक है, अगर इस प्रकार से अवैध चलेंगी तो इनको जो है सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। कर दिए गए हैं, इसी खटीमा क्षेत्र की हैं, देहात क्षेत्र से ला रहे थे ये और इनके पास कोई रॉयल्टी आदि नहीं थी, तो इस कारण इनको सीज कर दिया गया। ऐसा तो हमारे संज्ञान में आया नहीं है। जो भी दिखा रहे हैं वो अपनी परमिशन ITM साहब की परमिशन है, जो जिनके पास परमिशन नहीं। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, लेकिन कोटद्वार शहर की मुख्य सड़कों पर आए दिन जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे वीकेंड पर जाम और भी ज़्यादा हो जाता है। आपको बता दें कि कोटद्वार में NH 534 पर कोड़िया से लेकर सिद्धबल्ली मंदिर तक आए दिन जाम लगता है। चारधाम यात्री में आ रहे यात्रियों को भी जाम से दो चार होना पड़ रहा है। यातायात निरीक्षक ने बताया कि कोटद्वार शहर में जाम नहीं लगे, इसके लिए दिल्ली और बिजनौर की तरफ से आने वाले यात्रियों के लिए बालासोर से सीधे देवी मंदिर होते हुए लेसडाउन या पौड़ी श्रीनगर का रूट बनाया गया है। वहीं खोखले मार्ग में लगने वाले जाम को नियंत्रण करने के लिए अतिक्रमण भी हटा दिया गया है और पार्किंग के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। उत्तराखंड के जसपुर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब जसपुर स्थित सद्दू ढाबे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 चोरों को धर दबोचा, जिनके पास से चोरी की 2 बाइकें बरामद की गई। आपको बता दें कि जसपुर सद्दू होटल पर SI सुनील कुमार और SI कौशल भाकुनी वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 चोरों को चोरी की 2 बाइक के साथ धर दबोचा है। वहीं SSI NK बचकोटी ने
बताया कि चेकिंग के दौरान चोरी की एक बाइक पर 2 चोरों को दबोचा, जिसके पास से एक चोरी की बाइक बरामद की गई है, जिन्हें मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। थाना आजापर मुकदमा पंजीकृत था मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में। इसके संबंध में विवेचक और अन्य टीम, पुलिस टीम चेकिंग में मौजूद थी। चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल चोर एक मोटरसाइकिल में पकड़े गए और उनके पास से एक अन्य मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो काशीपुर से चोरी होना बताया गया है और इस संबंध में काशीपुर में मुकदमा दर्ज है। तो दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा है। इस संबंध में खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के सीमांत गांव से सैया, बांधा, बलुआ समेत कई स्थान पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा मुनादी की कार्रवाई से ग्रामीणों में खलबली मच गई है। सिंचाई विभाग की टीम में आक्रोशित ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक के विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर थाना झनकिया से पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। वहीं ग्रामीण डैम खाली न करने की जिद पर अड़े रहे, जहां धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने की ग्रामीणों ने चेतावनी दी। आपको बता दें कि शारदा सागर डैम के तट पर लगभग 70 सालों से बसे ग्रामीणों को नोटिस जारी कर 14 अप्रैल तक डैम खाली करने के निर्देश दिए गए थे, जिनका ग्रामीणों पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ लोगों ने अतिक्रमण करा गया है और 2020 में भी हमारे द्वारा नोटिस दिए गए थे, उस समय मुनादी भी कराई गई थी, लेकिन कोरोना पीरियड होने के कारण उस समय खाली नहीं कराया जा सका। और खाली कराने हेतु जो पहले नोटिस दिए गए हैं, जिसमें 10 अप्रैल का समय दिया गया था खाली करने के लिए, लेकिन खाली नहीं किया गया, इसलिए मुनादी कराया जा रहा है और जो भी आगे कार्रवाई होगी उससे अवगत कराते रहेंगे। इसमें सर में ऐसा है, जो हमारी संपत्ति है, एक लाल कोठी है हमारे पास, केवल वही हमारा सीमांकन हुआ है, उसका प्रस्ताव जा चुका है, जो ट्रांसफर वाला है, उत्तराखंड में कॉलोनी है और शारदा सागर जलाशय का ऐसा कोई प्रकरण नहीं है ट्रांसफर के लिए। तो ये स्थिति ऐसी है, फिलहाल जो कोशिश करते हैं खाली हो, इन प्रयास में है और जो भी उचित कार्रवाई होगी आपको बराबर अवगत करें। हम लोग 65 साल से लगभग यहाँ बसे हुए हैं, 65 साल से लगभग बसे हुए हैं, जबकि हमारी 2 पीढ़ियाँ गुजर गईं और हम लोगों को सन 2020 में एक अल्टीमेटम दिया गया था, मतलब सूचना के माध्यम से कि आप लोगों को हटाया जाएगा, जबकि इस पे हम लोगों ने हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आश्वासन मिला कि आप लोग उजाड़े नहीं जाएंगे, आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया और हम लोग इस आश्वासन पर रहे और पुराने समय से भी नेतागण लोग ये आश्वासन देते आए हैं कि आप लोगों को कभी नहीं उजाड़ा जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और उजाड़ने का प्रावधान बना करके और कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे गांव के और समाज के लोगों द्वारा जल समाधि ली गई थी ताकि गांव को बचाया जा सके, जिसके मतलब माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आप लोगों को कहीं से कहीं तक कोई नहीं उजाड़ेगा, ना ही उजाड़ा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष आश्वासन दिया, जिससे गांव में भी आए और घूम करके सभी से मिले भी और मिल करके आश्वासन दिया कि आप लोगों को किसी भी कीमत पे यहाँ से उजड़ने नहीं दिया जाएगा। और हम तो उत्तराखंड सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के भरोसे हैं और आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन पता नहीं क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्यों हम लोगों को उजाड़ने का प्रावधान पैदा किया जा रहा है। यहाँ 70 साल से हम बसे हुए हैं, यहाँ हमें इंदिरा आवास मिला, पानी का सुविधा सरकारी मिला है, आंगनबाड़ी है, सरकारी स्कूल है, रोड है सरकारी, बिजली सरकारी है। 70 साल से सब चीज़ सुविधा हमें मिल गया, जाति स्थाई भी हमारा बना है और अब यहाँ हमें उजाड़ने के लिए आज प्रशासन आके अनाउंसमेंट कर रही है उजाड़ने के लिए। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। और कहने का मतलब सर कि यहाँ उत्तराखंड और यूपी का बंटवारा भी नहीं हुआ है और यूपी वाले लोग आके आज हमें उजाड़ने का आश्वासन दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी हमारे आए थे और वो हमें आश्वासन करके गए हैं कि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहेगा, आप लोग परेशान मत होइए। और आज 4-5 दिन के बाद ये हमारे संग हो रहा है, तो इसका क्या रीज़न है हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। और हम छोड़ने वाले नहीं हैं, यहाँ से हम कहीं जाने वाले नहीं। भले हम मर जाएंगे लेकिन हम जाएंगे कहीं नहीं। बच्चे मरेंगे और हमारे बच्चों को पहली बात तो रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम लोग मजदूरी करके दिन में मजदूरी करते हैं, शाम को ले आके खाते हैं, वो भी नहीं देख सक रहे हैं। हमें यहाँ से भगाने के लिए ऐसे आ रहे हैं लोग।
तो हम तो यही रिक्वेस्ट है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम भले यहाँ मर जाएंगे, अपनी जान दे जाने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल अपूर्ण उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।